चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61। अ सप्लाई इज ऑफर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स चार्ज ऑफ ₹30 पर एनम प्लस 3 पैसे पर यूनिट और अल्टरनेटिवली एट द रेट ऑफ 6 पैसे पर यूनिट फॉर द फर्स्ट 400 यूनिट पर एनम and 5 पैसा unit for all the additional unit. The number of unit taken per annum for which the cost under two tariff become equal is। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये दो अलग अलग टैरिफ की कॉस्ट को इक्वल करके सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि टैरिफ क्या होता है। टैरिफ मतलब क्या कि इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम से बिजली उपयोग के बदले जो अमाउंट लिया जाता है उसे ही हम टैरिफ कहते हैं। तो यहाँ पे जो है हमको दो अलग अलग टैरिफ दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं टैरिफ 1। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हम देखेंगे टैरिफ 1। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ टैरिफ 1। ओके, तो टैरिफ 1 में जो है फिक्स चार्जेस हमको कितने दिए हैं, ₹30 पर एनम। और एनर्जी चार्जेस ये जो 3 पैसे है ये क्या है, ये है हमारे एनर्जी चार्ज। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हमारा टैरिफ 1 का मतलब कि टोटल कॉस्ट 1 का हमारा हो जाएगा कितना, फिक्स चार्ज प्लस एनर्जी चार्जेस मतलब कि 0.03x, जहाँ पे ये x क्या है, ये है नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम पर ईयर। ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम पर ईयर। और 0.03 हमने क्यों लिया, क्योंकि ये जो है हमने 3 पैसे को जो है हमने रुपीज़ में कन्वर्ट किया है, क्योंकि ये भी रुपीज़ में दिया हुआ है तो हमको इसको भी जो है रुपीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टोटल कॉस्ट 1। अब टैरिफ 2 की बात करते हैं। पहले जो चार्ज किया गया 400 यूनिट 6 पैसा पर यूनिट और एडिशनल यूनिट कितनी दी है, 5 पैसा पर यूनिट। अब क्योंकि इक्वालिटी पॉइंट 400 यूनिट से ज़्यादा आएगा इसलिए पहले जो है हमको 400 यूनिट की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो 400 यूनिट की कॉस्ट हम निकाल लेते हैं। कितना आएगा ये, 400 इंटू 0.06 दैट इज़ ₹24। और बाकी की यूनिट क्या हो जाएंगी, रिमेनिंग यूनिट क्या हो जाएंगी, रिमेनिंग यूनिट विल बी x माइनस 400। ठीक है, तो उनकी कॉस्ट क्या होंगी, उनकी कॉस्ट हो जाएंगी x माइनस 400 इंटू 0.05 है ना, क्योंकि 5 पैसा था जो एडिशनल था वो। तो टैरिफ 2 की टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टैरिफ 2 का टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला, यहाँ पे टोटल कॉस्ट 2 लिख देती हूँ मैं। एक तो फिक्स चार्जेस प्लस जो रिमेनिंग था वो 0.05। बस यही इसमें जो है ट्रिकी पार्ट है, आपको ये वाला निकालना है कॉस्ट 1 और कॉस्ट 2, बस बाकी जो है आपको दोनों को इक्वेट कर देना है। इसको मैं थोड़ा सा और सॉल्व कर लूँगी, ये ब्रैकेट जो है हम ओपन कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 24 0.05x माइनस 400 इंटू 0.05 कितना हो जाएगा, जरा मुझे 20 1 2 और 2 इसके बाद पॉइंट है मतलब कि ये आ जाएगा 20। ठीक है, 24 माइनस 20 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, तो 4 प्लस 0.05x। ठीक है, तो ये हमारा कॉस्ट 2 निकल गया और ये हमारा हो गया कॉस्ट 1। ठीक है, ये हो गया कॉस्ट 1 एंड ये हो गया कॉस्ट 2। अब जो दोनों टैरिफ है इनको हमको बस इक्वेट करना है। तो ये 30 प्लस 0.03x इक्वल्स टू 4 प्लस 0.05x। x की टर्म एक जगह ले लेंगे हम, तो ये 30 माइनस 4 इज इक्वल टू 0.05x माइनस 0.03x। ये आ जाएगा, सॉरी ये आ जाएगा कितना 26 इक्वल्स टू ये गया 0.02x और x का वैल्यू आ जाएगा कितना 26 डिवाइड बाय 0.02। ये पॉइंट को हटा देंगे तो क्या 2 1 2 2 3 0। तो हमारी यूनिट कितनी आ गई, ये आ गई 1300 किलोवाट आवर। ठीक है, ये हो गई हमारी यूनिट, मतलब कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 1300 किलोवाट आवर। ठीक है, बस दो आपको जो है इसमें कॉस्ट निकालनी आनी चाहिए। ठीक है, टैरिफ 1 एंड टैरिफ 2। प्रॉब्लम्स में आपको यही पहचानना है कि इसमें किस टाइप के टैरिफ दिए हैं और कैसे इनको आपको सॉल्व करना है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है द टैरिफ इन द फोर्स इज रुपीज 150 पर KVA ऑफ मैक्सिमम डिमांड एंड 8 पैसा पर यूनिट कंज्यूम. If the total load factor is 30%, the overall cost per unit at 0.7 power factor lagging is. तो इस क्वेश्चन में ओवरऑल कॉस्ट पर यूनिट निकालने का है हमें. ठीक है, यहाँ हमें डिमांड चार्जेस और एनर्जी चार्जेस दोनों को जोड़ना होगा. तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए रुपीज़ को हमको पहले तो पैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो यहाँ पे ठीक है, तो हम जो है शॉर्टकट मेथड से जाएंगे. इसमें मैं जो है डायरेक्ट फार्मूला आपको बताऊंगी. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं गिवन क्या है. गिवन क्या है, डिमांड चार्जेस गिवन है. ये हो गया कितना, रुपीज़ 150 पर KVA. दूसरा है रनिंग चार्जेस हमको दिया हुआ है इसमें, ये कितना है 8 पैसे. इसको ये रुपीज़ में कन्वर्ट करना है तो ये कितना हो जाएगा 0.08 पर यूनिट रुपीज़. ठीक है, लोड फैक्टर हमको दिया हुआ है, लोड फैक्टर है 30%, में यहीं पे कन्वर्ट कर देती हूँ इसका. तो ये हो जाएगा 0.3, पावर फैक्टर हमको 0.7. तो शॉर्टकट फॉर्मूला क्या हो जाता है, ओवरऑल कॉस्ट पर यूनिट का शॉर्टकट फॉर्मूला हो जाता है डिमांड चार्ज डिवाइड बाय पावर फैक्टर इंटू लोड फैक्टर इंटू नंबर ऑफ आवर्स इन अ ईयर प्लस रनिंग चार्जेस. ठीक है, तो सभी का जो है हम वैल्यू पुटअप कर देते हैं. डिमांड चार्जेस कितना है 150 है, पावर फैक्टर है 0.7, लोड फैक्टर है 0.3, 8, 7, 60, या फिर इसको आप 24 इंटू 365 भी लिख सकते हो. मैंने 8 लिखा है, प्लस 0.08. ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे आप, कितना आ जाएगा ये 150, या तो कैंसल आउट भी कर सकते हैं जिस टाइप से आपको ठीक लगता है उतना. ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका कुछ आंसर इतना आ जाएगा. ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.0815 प्लस 0.08. ठीक है, जो कि इक्वल हो जाएगा 0.1615 रुपीज़ पर यूनिट. मतलब कि रुपीज़ को अभी हम पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16.15 पैसे पर यूनिट है ऑप्शन में. मतलब कि ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, ये जो फॉर्मूला है आपको बिल्कुल रट लेना है, आते हैं और इस टाइप के प्रॉब्लम्स जो एग्जाम्स में है वो. नेक्स्ट हो गया, अ कंज्यूमर हैज़ अ मैक्सिमम डिमांड ऑफ 100 किलोवाट. The power factor is 0.8 lagging and the load factor is 60%. The tariff used is rupees 75 per kVA of maximum demand plus 15 paise per kilowatt hour consumed. The annual bill will be. ठीक है, एनुअल बिल हमको जो है यहाँ पे निकालना है. तो इसका भी जो है डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाता है, एनुअल बिल इज इक्वल टू किलोवाट डिवाइड बाय पावर फैक्टर इनटू एक्स. इसके जो है जो नॉर्मल मेथड भी है, जिसके पहले जो हम 2-3 प्रॉब्लम कर चुके हैं, उस मेथड से भी आप जो है निकाल सकते हैं. फिक्स चार्जेस, मैक्सिमम डिमांड, मैंने आपको बताया था कि जो फिक्स चार्जेस है वो दो इस पे, एक इंस्टॉलेशन कैपेसिटी पे भी निकलते हैं और मैक्सिमम डिमांड पे भी निकलते हैं. तो उस मेथड से भी आप कर सकते हैं. और ये एक दूसरा तरीका है कि इसमें डायरेक्ट फार्मूले भी आप लगा सकते हो एज पर द गिवन डेटा. ठीक है, तो क्या हो जाएगा एनुअल बिल का फॉर्मूला, किलोवाट अपॉन पावर फैक्टर इंटू एक्स. एक्स क्या हो जाएगा, यूनिट. ठीक है, किलोवाट इंटू लोड फैक्टर इंटू 8760 इंटू वाई. ठीक है, तो क्वेश्चन में जो है 2 चार्जेस दिए गए हैं, मैक्सिमम डिमांड चार्जेस एंड एनर्जी चार्जेस. दोनों को ऐड करके हमको जो है टोटल एनुअल बिल निकालना है यहाँ पे. ठीक है, तो हम वैल्यूज़ भी पुट कर देते हैं, जो गिवन है वो. ठीक है, वैल्यू पुटअप कर देते हैं. वैल्यू पुटअप करने के बाद ये जो है इस ब्रैकेट को आप सॉल्व करेंगे तो आपका कुछ आ जाएगा 9375 प्लस, जब इस ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर 78840. और इन दोनों को जब हम कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा
5, ठीक है, ₹88,215, मतलब कि ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। सिंपल है, आपको क्वेश्चंस को समझना है इसमें, ठीक है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको गिवन डेटा भी निकलना आते जाएगा और कौन से इसमें कौन सा फॉर्मूला पुट करना है, ये सारी चीज़ें भी समझ में आने लगेंगी। ये चैप्टर है थोड़ा सा टफ, बट करो तो हो ही जाएगा और करना ही पड़ेगा। When power factor is improved, the kilowatt capacity of alternator is increase, decrease, अनअफेक्टेड या फिर नन ऑफ द अबव। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझिए। अल्टरनेटर की रेटिंग नॉर्मली केवीए में होती है, ठीक है। अल्टरनेटर की रेटिंग किस में होती है? केवीए में होती है, क्योंकि अल्टरनेटर हीटिंग करंट और वोल्टेज पर डिपेंड करती है, पावर फैक्टर पे नहीं। अल्टरनेटर कभी भी पावर फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। लेकिन एक्चुअल यूजफुल पावर जो अल्टरनेटर देता है वो किलोवाट में होती है। तो हमारा रिलेशन क्या हो जाता है? हमारा रिलेशन हो जाता है किलोवाट इज इक्वल टू केवीए इंटू पावर फैक्टर। अब समझो क्या होगा, पावर फैक्टर इंप्रूव होगा। मान लो अल्टरनेटर की केवीए रेटिंग फिक्स है, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं कि ये फिक्स्ड है, ओके। तो पावर फैक्टर बढ़ेगा तो किलोवाट आउटपुट भी बढ़ेगा, है ना। पावर फैक्टर अगर बढ़ेगा तो किलोवाट का जो आउटपुट है वो भी बढ़ेगा, तो किलोवाट आउटपुट भी बढ़ेगा। मान लो अल्टरनेटर की रेटिंग हम ले लेते हैं जैसे 1000 केवीए, है ना। पहला केस हम लेते हैं, पावर फैक्टर जैसे हमारा है 0.7, तो किलोवाट यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1000 इंटू 0.7, तो ये हो गया कितना? 700 किलोवाट। सेकेंड केस लेते हैं जिसमें पावर फैक्टर है हमारा 0.9, तो किलोवाट क्या होगा? यहाँ पे 1000 इंटू 0.9 दैट इज़ 900 किलोवाट। तो देखो सेम अल्टरनेटर अब ज़्यादा यूजफुल पावर दे पा रहा है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1, इंक्रीज व्हेन पावर फैक्टर इज इम्प्रूव। जो किलोवाट कैपेसिटी है अल्टरनेटर की वो भी इंक्रीज हो जाती है। The smaller the lagging reactive power drawn by the circuit, the higher is the power factor. The smaller is the power factor, higher is the active power, या फिर नन ऑफ द अबव। तो रिएक्टिव पावर जितनी कम होगी पावर फैक्टर उतना ही बेटर होगा। पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाता है? पावर फैक्टर का फॉर्मूला है एक्टिव पावर अपॉन एपरेंट पावर, है ना। मतलब कि cos phi इक्वल्स टू P/S, और रिएक्टिव पावर कम होने का मतलब है एंगल फाई का कम होना। जब फाई जो है वो कम होता है तो cos phi की वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है, यानी पावर फैक्टर जो है वो बढ़ जाता है। इसलिए रिएक्टिव पावर कम होगा, फेज एंगल कम होगा और पावर फैक्टर जो है वो इम्प्रूव होगा। तो मतलब कि ऑप्शन 1 द हायर इज द पावर फैक्टर। नेक्स्ट है, अ फैक्ट्री इम्प्रूव इट्स पावर फैक्टर फ्रॉम 0.7 लैगिंग to 0.95 lagging, the kVA demand will increase, decrease, remain same या फिर become 0। तो पावर ट्रायंगल रिलेशन आपको पता है, kVA इक्वल्स टू किलोवाट डिवाइड बाय पावर फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ से किलोवाट अगर हम सेम रखते हैं, ठीक है, यहाँ अगर हम किलोवाट सेम रखते हैं तो पावर फैक्टर जो है वो बढ़ेगा, तो जो केवीए है वो कम होगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं पहला केस जिसमें 0.7 हमारा पावर फैक्टर है, तो केवीए क्या हो जाएगा अगर हम किलोवाट को कांस्टेंट रखते हैं। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो है 142.8 ये हमारा आंसर आएगा। सेकंड केस हम लेते हैं 0.95 अगर पावर फैक्टर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? केवीए इज इक्वल टू किलोवाट तो कांस्टेंट है दैट इज़ 100, 0.95, इसका आंसर आ जाएगा कुछ 1052, यानी कि केवीए डिमांड जो है वो कम हो गई है, ठीक है। आप देख पा रहे हैं केवीए डिमांड जो है वो कम हो गई है अगर पावर फैक्टर इम्प्रूव होता है। तो पावर फैक्टर इम्प्रूव इज इक्वल टू केवीए डिमांड रिड्यूस, मतलब कि इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 डिक्रीज। इन क्वेश्चन को जो है, ये जो 3 क्वेश्चन लिए हैं बिल्कुल गोल मोल घुमा फिरा के लिए हुए हैं ये, इससे जो है आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। Which tariff is most suitable for large industrial consumer? And one more thing, जो अपन एग्जाम्पल लेते हैं तो उसके बेसिस पे जो है आपको क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे तरीके से याद रहते हैं, ठीक है। तो वीडियोस को जो है आप पूरा एंड तक के देखिए, कुछ ना कुछ यूज़फुल जो है आपको इन वीडियोस से ज़रूर मिलेगा।
नेक्स्ट है विच टैरिफ इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर लार्ज इंडस्ट्रियल कंज्यूमर, फ्लैट रेट टैरिफ, सिंपल टैरिफ, टू पार्ट टैरिफ या फिर ब्लॉक रेट टैरिफ। तो लार्ज इंडस्ट्रीज़ का मैक्सिमम डिमांड बहुत ज़्यादा होता है, एनर्जी कंजम्पशन भी ज़्यादा होता है, इसलिए यूटिलिटी कंपनी फिक्स चार्जेस भी लेती है और रनिंग चार्जेस भी लेती है। टू पार्ट टैरिफ में डिमांड चार्जेस किस पे लिए जाते हैं? डिमांड चार्जेस लिए जाते हैं मैक्सिमम डिमांड के लिए, एनर्जी चार्जेस लिए जाते हैं यूनिट कंज्यूम के लिए, है ना, कंज्यूम के लिए। इसीलिए जो है टू पार्ट टैरिफ सबसे ज़्यादा सुटेबल टैरिफ माना जाता है लार्ज इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, टू पार्ट टैरिफ। नेक्स्ट है इन टू पार्ट टैरिफ द बिल डिपेंड्स अपॉन ओनली मैक्सिमम डिमांड, ओनली एनर्जी कंज्यूम, मैक्सिमम डिमांड एंड एनर्जी कंज्यूम, कनेक्टेड लोड ओनली। तो टू पार्ट टैरिफ में बिल के जो है दो पार्ट होते हैं, एक हो गया फिक्स चार्जेस जो कि मैक्सिमम डिमांड पे रहता है, दूसरा हो गया रनिंग चार्जेस जो कि यूनिट कंज्यूम्ड पर होता है ना। और इसका मैं ये भी लिख देती हूँ, ठीक है, ये किलोवाट या फिर केवीए एंड दिस इज किलोवाट आवर, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट हमारा कितना हो जाता है? टोटल कॉस्ट हमारा हो जाता है डिमांड चार्जेस प्लस एनर्जी चार्जेस, ठीक है। इसलिए जो है टू पार्ट टैरिफ में बिल जो है दोनों चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक तो मैक्सिमम डिमांड पे भी और एनर्जी कंज्यूम पर भी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मैक्सिमम डिमांड एंड एनर्जी कंज्यूम। नेक्स्ट है व्हेन पावर फैक्टर एट द जनरेटिंग स्टेशन इज इम्प्रूव द कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज, इंक्रीज, रिमेन सेम या फिर नन ऑफ द अबव। तो ये क्वेश्चन पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के एडवांटेजेस पर बेस्ड है। यहाँ जनरेटिंग स्टेशन का पावर फैक्टर इम्प्रूव होता है तब सेम यूजफुल पावर मतलब कि किलोवाट के लिए करंट भी जो है वो कम हो जाता है। पावर का रिलेशन क्या है? वी आई कॉस फाई। आई निकालते हैं यहाँ से तो क्या हो जाएगा? पी डिवाइड बाय वी कॉस फाई। अगर हम पावर फैक्टर को बढ़ाएंगे तो करंट जो है वो क्या होगा? कम होगा। अब करंट कम होने के फ़ायदे क्या हो गए? करंट कम होने के फ़ायदे हो जाएंगे कि कॉपर लॉस जो है वो कम हो जाएगा, मतलब कि कॉपर लॉस पी सी यू में लिख देती हूँ इसका फॉर्मूला I²R। करंट कम मतलब कि लॉसेस जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। सेकंड जो हो जाएगा वो इक्विपमेंट साइज़ जो है वो हमको छोटा लगेगा, जैसे कि अल्टरनेटर है, ट्रांसफार्मर है, केबल है, इनकी रिक्वायर्ड केवीए कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है। थर्ड इसका हो जाएगा फ़ायदा कि सिस्टम एफिशिएंसी जो है वो बढ़ती है, मतलब कि कम लॉसेस ज़्यादा एफिशिएंट सिस्टम। एंड फोर्थ इसका हो जाता है कि ओवरऑल जनरेशन कॉस्ट जो है वो भी कम हो जाती है। ओवरऑल जनरेशन कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है। जब लॉसेस और इक्विपमेंट कॉस्ट कम होंगी तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की जो टोटल कॉस्ट है वो भी कम हो जाती है, इसलिए कॉस्ट पर यूनिट जो है वो डिक्रीज होता है। मतलब कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, डिक्रीज। नेक्स्ट है द ओनली मोटर दैट कैन बी वर्कड एट अ लीडिंग पावर फैक्टर इज 3 फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर या फिर नन ऑफ द अबव। तो सिंक्रोनस मोटर एक ऐसा मोटर होता है जिसका पावर फैक्टर एक्साइटेशन बदलकर कंट्रोल किया जा सकता है, मतलब कि अगर अंडर एक्साइटेड हो तो लैगिंग पावर फैक्टर, और अगर नॉर्मल एक्साइटेड हो तो यूनिटी पावर फैक्टर, एंड ओवर एक्साइटेड हो तो लीडिंग पावर फैक्टर। इसी वजह से सिंक्रोनस मोटर को पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए भी यूज़ किया जाता है, और बाकी इंडक्शन मोटर हमेशा लैगिंग पावर फैक्टर पर ही काम करते हैं क्योंकि उन्हें मैग्नेटाइजिंग करंट चाहिए होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सिंक्रोनस मोटर।